हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस को जेडबलई, एडवांस, मेन और नीट के कुछ क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू Q1 एंड Q2। जो आपको फिगर में दिया है P वो एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा गया है। क्या होता है इक्वेटोरियल? उसके बारे में जब हम डायपोल के बारे में स्टडी करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहां पर मान लो एक चार्ज रखा है बेटा Q1 और यहां पर मान लो एक चार्ज रखा है Q2। यहां से लेकर ये जो सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दे दिया है 4 सेंटीमीटर बेटा। यहां से लेकर ये जो है उसमें यहां से ये टोटल 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, Q1 की जो वैल्यू है दैट इज 2.5 माइक्रोकूलम, 2.5 माइक्रोकूलम, और इसकी जो वैल्यू है वो है -2.5 माइक्रोकूलम। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये जो चार्ज रखे गए हैं बेटा, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट P पे। हमें P पॉइंट के ऊपर इसके कारण क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमको फाइंड करना है बेटा। ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाने वाली होती है। जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर देखे जाके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करें, और अगर पता चलता है और आपको पता है इस चीज के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, तो बेटा यहां से लेकर इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, अगर ये मुझे फाइंड करना है, तुम क्या यहां से हाइपोटेनियस का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो? ये 3 है, ये 4 है, तो सीधी बात है ये 5 सेंटीमीटर हो जाने वाला है। भाई यहां पर भी ये 4, ये 3, तो ये भी तो क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब मेरी बात सुनो, दिख रहा है यहां तक, ऊपर तक? जी बिल्कुल, हाँ दिख रहा है। ठीक है बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण P पॉइंट के जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो Q से अवे जाने वाली होती है, मतलब कुछ ऐसे जाएगी। यहां तक दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है। यहां तक जाने वाली होगी, ऐसे जाने वाली होगी। और ये Q1 चार्ज है, चलो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको उसको हमने नाम दे दिया E1। और जो Q2 चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो बाय नेगेटिव चार्ज की ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आने वाली होती है, मतलब कुछ ऐसे आएगी। सुनो कैसे ऐसे आएगी। ये हमारी E2 होगी, E2। अच्छा, ये E1 है, ये E2 है। 11th में पढ़े होंगे, इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं बीच में से निकलेगा, वही हमारे लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। पर बात यहां पर ये आती है बेटा, यहां से मैं एक वर्टिकल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां का एंगल कितना है वो हमें अभी तक तो पता नहीं चला, क्योंकि बेटा तुम देख रहे हो ये और ये एक्स एक्सिस के साथ एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो मतलब ये एक्स वाई प्लेन में इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। तो हमें तो यहाँ इसके 2 कंपोनेंट चाहिए होंगे, तो पहले उसके लिए तो कहीं ना कहीं कोई एंगल भी तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ का एंगल हमें नहीं पता, ठीक है, यहाँ का एंगल भी हमें नहीं पता क्या है एंगल, तो कैसे एंगल फाइंड करेंगे? आप लोगों ने एक बहुत फेमस एक ट्राइंगल के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इस देख लो। जो मतलब फेमस मतलब कि क्या पूरे वर्ल्ड वाइड सबको नहीं पता, जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको तो नॉर्मली पता होता है, आपको भी पता चल ही जाना चाहिए। अगर नहीं है और अगर पता है सो वेल एंड गुड। ये है 5 सेंटीमीटर बेटा, ये है 4 सेंटीमीटर का, और ये है 3 सेंटीमीटर का। तो बेटा यहाँ का जो एंगल बनता है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाला जो एंगल बनेगा वो 53 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 53 डिग्री का बनेगा। पर अगर कुछ ऐसा होता, हमारा ये जो केस है इसमें तो ऐसा ही है बेटा, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 53 का बनेगा। क्यों? ये 4 सेंटीमीटर की साइड, नीचे की 3 सेंटीमीटर की साइड है, तो देखो 4 और 3 सेंटीमीटर है तो कितने का एंगल बनना है? 53 का बनना है। अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर होता, ये भी तो एक पॉसिबल वे है बेटा, और यहाँ 5 सेंटीमीटर होता, तो इस केस के अंदर ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी 37 डिग्री। क्यों सर ऐसा? याद रख लो 53 और 37 का प्लस 90 होता है।
ये 53 और 37 नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा। जो बड़ी साइड है 4 और 3 में बड़ी साइड कौन सी है, लार्जर साइड कौन सी है, 4 सेंटीमीटर। उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा और जो छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। 53 और 37 को आप याद रखोगे। 53 और 37 बड़ा एंगल कौन है, 53। तो लार्जर साइड के सामने लार्जर एंगल दैट विल बी 53 और छोटी साइड के सामने छोटा एंगल दैट विल बी 37। ओके, तो यहां से इतनी बात हमें ये समझ में आई कि यहां जो हमारा एंगल बनना है ये 53 डिग्री बनेगा। बेटा कुछ कैसे, यहां पर भी तो ऐसा ही हो रहा है, तो ये भी 53 बन जाएगा। देखो ना भाई, ये 4 और ये 3, तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, यहां से हमने एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करी है, एक ऐसे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करी है। तो भाई ये जो स्ट्रेट लाइन तुम देख रहे हो, ये देख रहे हो और ये देख रहे हो, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये 53 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होना है, 53 होना है, और ये वाला एंगल भी 53 हो जाएगा। क्यों भाई, तुम देख रहे हो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ये दोनों। वेरी 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 गुड सर। तो यहां से हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, जहां पर हमें पी के ऊपर नेट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करनी है, उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है दैट इज E1। यहां वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां का एंगल बन रहा है 53 डिग्री भाई। यहां से एक ऐसे जा रही है दैट इज E2, ये है E2, ये है E2, वहां का भी एंगल कितना बन रहा है भाई, 53 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ओके। तो मुझे यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी बेटा वो बीच में मिलने वाली है, ये तो हमको पता है, हमको ये तो पता है। बेटा एक और चीज, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। Q1 चार्ज को देखो, Q2 चार्ज को देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भाई। P पॉइंट से ये चार्ज का डिस्टेंस भी 5 है, P पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस भी 5 है। तो मेरे ख्याल से इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनेगी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बनेगी, क्या ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। KQ/R² भाई हो जाएंगे। मतलब मैं E1 के लिए भी एक काम करता हूं, नाम दे देता हूं E, और E2 के लिए भी नाम दे देता हूं E, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। अच्छा ओके, तो अब ध्यान दो बेटा, ये है E1 जो XY प्लेन में है, ये है E2, ये भी कुछ XY प्लेन में दिख रहा है तुमको। तो बेटा क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि E1 का एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, E1 का एक कंपोनेंट बेटा ये होगा, एक ऐसे जाने वाला होगा। अच्छा बेटा, जहां पर एंगल है 53, वहां पर हमारा कॉस वाला एंगल बनता है, और बेटा E1 की वैल्यू जो है वो E है, तो मैं यहां से सीधा लिख सकता हूं E cos थीटा। सिमिलरली इसका एक ऊपर कंपोनेंट बनेगा, ये बन जाएगा E sin थीटा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली ये जो है वो ये E2 है, तो इसका भी वैसा ही एक कंपोनेंट बनेगा E sin थीटा। सर E sin थीटा क्यों लिया, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या है, E है, ठीक है। तो और इसका एक कंपोनेंट भाई, इसका एक कंपोनेंट यहां बना, तो इसका भी तो यहां बनेगा। इसका एक कंपोनेंट ऐसे, एक ऐसे, तो इसका भी एक ऐसे, तो एक इधर भी ऐसे बनेगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट बन जाएगा E cos थीटा। बोलो समझ में आया। अब तुम क्या देख रहे हो बेटा, E sin थीटा ऊपर, E sin थीटा नीचे, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो इस डायरेक्शन के कारण मिल रहे, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो E cos थीटा और E cos थीटा प्लस करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट ना लिखना हो तो तुम लिख लो एक बार E1 प्लस एक बार E2। ये जो है ये E1 का कंपोनेंट है, ये E2 का कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक हो गया E cos थीटा और दूसरा भी हो जाएगा E cos थीटा। तो टोटल कितना हो गया, 2E cos थीटा। 2 भाई E के लिए फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू कितनी है भाई, 2.5 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम है ना, माइक्रोकूलम में तो 10⁻⁶ हो जाएगा। ये E की वैल्यू हम कर रहे हैं KQ/R²। बेटा उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² हो जाएगा। स्क्वायर मतलब ये कर दिया, और साथ में क्या दिया बेटा, cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 53 है। अब इसको तो सॉल्व ही तो करना है, और तो कुछ है नहीं। हाँ एक चीज आपको बता दो, cos 53 की वैल्यू कितनी होगी, बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 53 है, ये जो cos 53 है उसके लिए क्या करोगे, जान दो। आप लोगों को ये ट्राइंगल के बारे में अगर पता होगा कि भाई अगर 4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर, देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। और तो इस कंडीशन में बेटा ये जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 53 डिग्री। ये कितना बन जाएगा, 53 डिग्री बन जाएगा। क्यों बन जाएगा बेटा, दो पॉसिबिलिटीज है।
पाइथागोरस के ये जो ट्रिपलेट है इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ पर 5 हो, या तो यहाँ 4 हो, यहाँ हो 3 हो और यहाँ पर 5 हो। तो इस केस के अंदर फॉर्मूला बने, यहाँ का एंगल बन जाएगा 37। सर कैसे याद रखे? दो एंगल को आपको याद रखना है, एक 53 और एक 37, जिन दोनों का प्लस 90 होता है। 53 और 37 का प्लस कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। बेटा जो बड़ी साइड हो, अब 53 और 37 में बड़ा कौन है? 53। तो जो बड़ी साइड है उसके सामने अगर जो एंगल दिया है, इस बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो 53 हो जाएगा, और छोटी वाली साइड के इस ऑपोजिट का जो एंगल है वो 37 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर छोटी वाले के लिए 37, बड़े के सामने वाले के लिए 53 डिग्री। इतनी चीज अगर आपको समझ में आती है तो यहां से अगर हमें cos 53 की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा? ध्यान दो फटाफट। इस केस के अंदर हमारा केस ये है, 4 ऊपर 3 ऐसा, 4 ऊपर 3 ऐसा और ये 5, तो ये हमारा एंगल 53 हो गया। ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान दो, यहां से ध्यान दो, यहां से ध्यान दो, क्या होगा? cos 53 का फॉर्मूला, cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5। तो cos 53 की वैल्यू यहां पर तुम कितनी रख दोगे? 3/5 रख दोगे, और फिर इसको तुम सॉल्व कर लोगे। 9 2 जा कर लोगे ना यार, 2.5 into 2 तो 5 हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻⁶ तो ये हो जाएगा 10⁻3 बेटा। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 10⁻⁻2 का 2 करोगे तो यहाँ पर 10⁻⁻4 आ जाएगा, और यहाँ से cos 53 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई? 3/5। यहां से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा आराम से, अब से कर लिया जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 3 जा 27, 9 3 जा कितना होना है? 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय, इतना ज्यादा नीचे लिखने का फिर प्रॉब्लम होगा। चलो यहां से मैं यहां ही बता देता हूं आपको। 9 3 जा 27 अपॉन 25, 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा। ऑलरेडी +3 ऊपर था तो ये हो जाएगा 10⁻7। इसको डिवाइड कर लेगा तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। उसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लगा देना, न्यूटन पर कूलम। बोलो बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन के लिए जाया जाए, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। 4 charges plus q minus q are placed respectively at the 4 corners of side square side। ठीक है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे एक +q, दूसरा भी +q, तीसरा -q और चौथा भी -q, ऐसे 4 हमने चार्जेस रख दिए। और ये जो स्क्वायर है बेटा उसकी साइड तुमको बोल दी गई है ए और ए। तुमको बोला गया है स्क्वायर का ये जो सेंटर पॉइंट है बेटा, उस सेंटर पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? इस सेंटर पॉइंट के ऊपर, मान लो इस सेंटर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल P, तो इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? ये हमें करना है। जरा ध्यान दीजिए बेटा, बेटा +q जो है, अब एक बात सुनो मेरी बात सुनो। +q वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? उससे अवे। तो मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे बना दूं। मैं चलो एक काम करता हूं, नाम दे देता हूं, ये 1, ये 2 है, ये तीसरा चार्ज है और ये चौथा चार्ज है, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्योंकि क्यू 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 तो हर एक जगह दिया है। तो मैंने 1 2 3 और 4 नाम दे दिया। बेटा पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट के लिए उससे अवे जाने वाली ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो ये जो +q है बेटा उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अवे बनेगी कि नहीं बनेगी? जिस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां से अवे बना दीजिए। बना दिया तो ये E1 है, ये 1 वाले के कारण हो जाएगा, ये 2 वाले के कारण ये E2 हो जाएगा। फिर ये 3 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको उसके तरफ होगी। तो बेटा ये जो E1 की जो डायरेक्शन है, क्या उसी डायरेक्शन के अंदर E3 भी तो होगा, उसी डायरेक्शन में E3 भी तो होगा। तो मैंने बता दिया E1 और E3 के एक ही डायरेक्शन है बेटा, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए मैंने दोनों का एरो सेम रखा। बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या किसी भी वेक्टर की बात करें,
जब दो अगर एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो तुम एक को बड़ा एरो और एक को छोटा एरो नहीं दे सकते। इसलिए मैंने E1 और E3 के लिए एक सिंपल एक सेम एरो दे दिए है, ठीक है। और 4 वाले को देखो, 4 वाला भी नेगेटिव चार्ज है तो वो भी तो अपनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ होगी। और बेटा E2 की भी तो उसी E2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज था तो उसकी तो अवे होगी, और ये माइनस चार्ज है तो उसकी उसकी तरफ होगी। और तो E2 और E4 का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि देखो ना चार्ज की वैल्यू तो सेम है। तो यहां से लेकर इसका डिस्टेंस, यहां से लेकर इसका डिस्टेंस भी तो स्क्वायर के अंदर सेम होने वाला है। अच्छा ठीक है सर, तो मतलब जो चार जो अलग अलग चार्ज था उसके बदले में हमें कुछ ऐसा सिंपल एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ऐसे और एक ऐसे। बेटा मैंने क्या बोला, E2 और E4 का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मैं क्या दोनों के बदले में E और E देके दोनों का 2E लिख दूं। भाई E2 वाला का भी E मैग्नीट्यूड, E2 वाले का और E4 वाले का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक को मान लिया E, तो दोनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा 2E। बेटा E1 और E3 का भी तो अपना मैग्नीट्यूड E ही तो होगा। भाई चारों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा बेटा, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, चारों का मैग्नीट्यूड क्यू 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 क्यू। यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, स्क्वायर के अंदर डायगोनल का हाफ डिस्टेंस भी तो सेम होता है यार। मतलब चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो चारों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम मिल जाएगी। बिल्कुल सर, तो मैं यार इस दोनों के लिए भी E लिख देता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा इसका दोनों का 2E। भाई E1 और E3 का भी मैं E लिख देता हूं तो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 2E। इतना समझ में आया। दूसरी चीज बेटा, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा ये 90 डिग्री मिल जाएगा। अरे सर वेरी गुड। तो यहां से अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला ले लूं भाई, मैं कौन सा वाला फॉर्मूला ले लूं? मेरे लिए ये वाला फॉर्मूला इजी पड़ेगा। देखो यहां पर अंडर रूट, ये तुम पढ़े हो वेक्टर के अंदर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला इजी पड़ेगा हमारे लिए, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो ध्यान दो क्या होगा अभी मैं पहले इस क्वेश्चन के लिए करवा देता हूं, फिर इसके बाद अगर जितने भी क्वेश्चन आए अगर 90 का एंगल है तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो आप याद रख लोगे। क्या मिलेगी? √2 इंटू ये कॉम्पोनेंट कितना है 2E, ये वेक्टर कितना है 2E। याद रख लेना है, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो √2 इंटू ये वेक्टर मतलब कि 2E के बराबर मिल जाएगी। 2E या ये 2E, दोनों 2E तो है। देख लो यहां पर कैसे से बेटा वेक्टर क्या है हमारा 2E, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो एक को नाम दे दिया E1, तो यहां हम करेंगे 2E का स्क्वायर। दूसरा हमारे लिए E2, वो भी तो एक को ये नाम दिया, एक को ये नाम दिया, तो वो भी तो 2E है, तो 2E का स्क्वायर। 2E1 E2, 2E1, एक भी 2E, दूसरा भी 2E, और cos थीटा, थीटा एंगल कितना है भाई 90। बेटा cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरा जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था वो पूरा 0 हो गया, तो बचेगा क्या सर, क्या बचेगा भाई 2E का स्क्वायर 4E स्क्वायर, 2E का स्क्वायर 4E स्क्वायर, टोटल कितना 8E स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 8E स्क्वायर। और अगर इसको तुम रूट में से निकालना चाहो, स्क्वायर का हो जाएगा E और 8 का होता है 2√2, तो देख लो √2 2E आ गया, √2 2E आ गया। तो मैंने इसीलिए बोला कि अब आप याद रख लोगे जब भी आपको, तो √2 को मैं आगे रख देता हूं और साथ में मैंने लिख दिया 2E। जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 का दिया हो तो आप ऑलवेज याद रख लेना √2 2E हो जाएगा। अगर 90 के बदले में 60 का होता तो यहां √3 आ जाता, √2 के बदले में √3 आ जाता। ऐसी चीजें आप याद रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमें मिल गया। अब यहां से सीधा मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं भाई, मतलब यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। यहां से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्या मिलेगी भाई, ये है √2 2 इंटू E, मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण तो सेम ही था। तो और हमें दूसरी बात कि हमें यहाँ पर कोई वैल्यूज दी नहीं है, तो हमारा यहां तक ही आंसर आएगा, इससे तो आगे जा ही नहीं सकते। अगर बेटा हमको चार्ज की वैल्यू दे दी होती, अगर हमें स्क्वायर के अंदर की साइड का मेजरमेंट दे दिया होता, तो भी हम इस पूरी प्रोसेस के अंदर जाते जाते यहां जाने के बाद यहां तक आप सेम करोगे,
बीच में ही वैल्यू मत रख देना, नहीं तो क्या है ना बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी भाई। यहां तक लेके आ जाना और ई के बदले में अब के क्यू अपन आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। के की वैल्यू पता होता है, क्यू की वैल्यू आपको पता होती, और डिस्टेंस यहां से लेकर इसका डिस्टेंस भी मिल जाएगा ना। अगर आपको स्क्वायर है ये यहां से आगे बढ़ना है, अगर यहां से आगे बढ़ना है तो देखो मैं आपको बढ़ा दे देता हूं। अंडर रूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर। सुनो मेरी बात, अगर यहां से तुमको और आगे जाना है, अगर क्वेश्चन में मान लो कि यहां तक ना रोका होता तो तुम यहां से कहां तक जा सकते, के भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, पर यहाँ जो डिस्टेंस है बेटा इस पॉइंट से लेकर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर ये साइड ए है तो इसका डायगोनल कितना मिलता है तुमको पता होना चाहिए, ये तो ए रूट 2 मिलेगा। इसका जो डायगोनल की लेंथ है कितनी मिलेगी, ए रूट 2। पर मेरा जो पॉइंट रखा है, जो पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं वो सेंटर पे है, तो हम ए रूट 2 का भी आधा डिस्टेंस लेंगे। तो ए रूट 2 का भी आधा डिस्टेंस ले लेते तो कितना होना है, ए अपॉन रूट 2। मतलब यहां से लेकर ये डिस्टेंस, यहां से लेकर ये डिस्टेंस, यहां से लेकर ये डिस्टेंस और यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a अपॉन रूट 2। तो यहां पर अगर आपको रखना है तो वहां तक जा सकते हो। इसके ऊपर क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 रूट 2। भाई कहां तक क्वेश्चन दिया है, कौन सा आपको ऑप्शन दिया है उस पर डिपेंड करता है ना भाई। अगर यहाँ ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में आपको ये दिया है तो आप वहां तक जाओगे, आगे दिया है तो हमें आगे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और क्या है, 2 इंटू रूट 2 के क्यू, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, रूट 2 का 2 हो जाएगा और वो चला जाएगा 2 ऊपर। तो यहां से देखो 2 2 जा 4 रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर मिल जाएगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर विथ डायरेक्शन बोल दिया होता बेटा, तो इसका और इसका जो नेट मिलेगा वो कहां मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, वाई, और उसमें भी नीचे तो माइनस जे कैप हो सकता है इसका एक ऑप्शन। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर अगर जहां तक दिया हो। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पॉज करके नोट करो, समझ में आ रहा है, फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकूलम। एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है, एक है 16 माइक्रोकूलम और दूसरा है -9 माइक्रोकूलम। प्लेस दैट द सेंटर फॉर डिस्टेंस बिटवीन 8 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर और एयर में रखे गए हैं। पोजीशन ऑफ द पॉइंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज वेयर द रिजल्टेंट फील्ड इज द 0। हमको क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि दो चार्ज है, एक है 16 माइक्रोकूलम का, एक है 9 माइक्रोकूलम का। बेटा इससे समझ में आ रहा है 16 प्लस दिया है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये माइनस दिया है मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला है उन लोगों ने, 8 सेंटीमीटर बोला है। क्या बोला है हमको अभी, कौन सी जगह पे, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लाइन ज्वाइनिंग, ये जो पूरी लाइन ज्वाइनिंग है, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बेटा इसके इस तरफ होगी, इसके इस तरफ होगी या बीच में होगी, ये हमें फाइंड करना है। सुनो मेरी बात, तो बेटा याद करो ऐसी कुछ चीज हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वहां पर ऐसा ही कुछ हमने देखा था कि दो चार्ज यहां पर दिए हैं, तीसरा चार्ज कहां रखे तो इक्विलिब्रियम में आएगा, यहां रख सकते हैं क्या, यहां रख सकते हैं कि यहां रखना पड़ेगा, ऐसी कुछ बात वहां पर हमने देखी थी। वैसे यहां पर भी क्या बोला है कि ये जो दो चार्ज है उन दोनों के बीच में या इस तरफ कहां पर, कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। क्या पूछा है, कौन से पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, ये हमें बताना है। तो बेटा पहले ये सोचो, अगर हम ऐसा मान ले, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान ले कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 मिल रही है। अगर हम ऐसा मान ले कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां मिल रही है, बीच में, फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो बेटा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो कुछ ऐसी होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाने वाली होती है, और ये है नेगेटिव चार्ज, भाई नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आने वाली होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई कि बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों, इसके कारण इसके कारण, दोनों के कारण इसी डायरेक्शन में हो रहे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक ऐसे, तब जाके वो 0 होती है। तो सर यहां से इतनी बात समझ में आ रही है, बीच में नहीं होने वाला, बीच में नहीं होने वाला। तो
अब यहां ऑप्शन है या तो यहां ऑप्शन है। बेटा कहां पर जीरो होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, या दोनों ही तरफ होगी? सोचो थोड़ा। अगर मैंने यहां पर सोचा तो इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाने वाली होगी, हाँ होगी। और इस पॉइंट पे इसके कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ जाने वाली होगी, नेगेटिव चार्ज में उसके तरफ आती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है। पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, तब जाके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और बेटा यहां से एक तो डिस्टेंस छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज KQ/R²। बेटा एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, मतलब ये ज्यादा, साथ में इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस भी छोटा, तो एक तो मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, साथ में एक तो उसका डिस्टेंस भी छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा आएगा इसके कंपैरिजन में, तो यहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो इसका डिस्टेंस यहां से बहुत ज्यादा है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इतना ये मुझे इतना क्लियर यहां से हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो ना इधर होगी ना इधर होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस चार्ज के इस तरफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा इसका मैग्नीट्यूड भले ही छोटा है पर इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस छोटा हो जाएगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी, जो इस बड़े चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैंसल आउट करने के लिए समर्थ बन जाएगी। वाह भाई वाह, समर्थ बन जाएगी, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस तरफ जीरो हो सकती है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको 1 नाम दे दो, इस चार्ज को मैंने 1 नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए, इसको 2 नाम दे दिया, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण उसके कारण वो से दूर होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 नाम दे दिया। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आने वाली होगी, तो इसको मैंने नाम दे दिया E2। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमको जीरो करना है मतलब E1 और E2 को क्या करना है भाई, सेम करना है, E1 और E2 को इक्वल करना है। चलो भाई, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ/R², ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, चलो इसको दूसरी बार लिखते हैं K, और यहाँ पर अगर Q नाम दिया इसको चलो थोड़ी देर के लिए Q डैश दे देता हूँ, और ये R1 नाम यहाँ R1² दे देता हूँ, यहाँ R2², KQ/R²। पर चार्ज दोनों अलग अलग है तो एक को Q दे दिया एक को Q डैश दे दिया। यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, और बेटा यहां से इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब ध्यान दो, K से K कट गया, Q डैश नहीं कटेगा, इस Q का वैल्यू कितना है 16 माइक्रोकूलम, दैट इज 16 × 10⁻⁶। यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा 8 + x। यहां से जिस पॉइंट पे यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो 8 + x, तो यहां मैं लिखता हूं 8 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां जो चार्ज है दैट इज 9 × 10⁻⁶ हो जाएगा, 9 माइक्रोकूलम है। और बेटा इसका जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा भाई, x² हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10⁻⁶ भी कैंसल आउट हो गए। अब एक काम करो, इस टर्म को उठा के यहां ले जाओ, 9 को यहां लेके आओ, तो 16 / 9 बराबर x + 8। भाई 8 + x लिखो, x + 8 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, उसको ले गया इधर, और ये हो गया मेरा x²। बेटा इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालू तो ये हो जाएगा, बेटा इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 16 का हो जाएगा 4, 9 का हो जाएगा 3, पर जब नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो वहां पर हमें प्लस और माइनस साइन रख देना है। तो यहाँ स्क्वायर था तो ये तो सीधा सीधा x + 8 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये प्लस और माइनस है तो एक बार हम प्लस लेके देख लेते हैं, 4/3 बराबर x + 8/x। और दूसरी बार क्या करें भाई, दूसरी बार क्या करें भाई, माइनस साइन लेके देखो, तो माइनस वाली बात तो बनने नहीं वाली, ठीक है। देख लो फिर भी, ठीक है। यहां से मैंने ये कर लिया, ये x को यहां भेजू तो 4x हो जाएगा, ये x3 को यहां भेजू तो 3 × x 3x + 24 हो जाएगा भाई, प्लस x को उठा के उस तरफ तो माइनस, तो 4x - 3x हो जाएगा, x बराबर 24 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 24 सेंटीमीटर दूर जाने पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर
दोनों के कारण मिलने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो क्या करो तुम, यहाँ टेस्ट चार्ज लाके रख दो, यहाँ एक टेस्ट चार्ज लाके रख दो, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। बेटा यहाँ से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये -4x हो जाएगा, यहाँ से ये 3x प्लस 24 हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये तो -7x बराबर 24। तो जो x की वैल्यू वो बोल रहा है वो माइनस आएगा। भाई x की वैल्यू तुमने यहाँ से इस तरफ ली है, वो पॉजिटिव ली है, मतलब इस तरफ नेगेटिव। अरे भाई इस तरफ तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने ही नहीं वाली, ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटा दिस इज योर आंसर। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। चलो फटाफट आगे बढ़ा जाए। पहले इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, पहले इसको नोट डाउन कर लो मैं पॉज करके। पेज कहाँ गया है भाई? हाँ चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भाई, अच्छा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बेटा आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, पर इतना इजी क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, होंगे ऐसे, जस्ट बोल रहा हूँ। एक तो मेटल बॉल को सस्पेंड किया गया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन को समझ लो। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुमने किसी एक मेटल बॉल को सस्पेंड किया है, एक मेटल बॉल को रखा गया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटेड थ्रेड। इंसुलेटेड थ्रेड इसलिए रखा है जिससे भाई इसके ऊपर कोई चार्ज आए तो वो यहां ना चला जाए, ठीक है, इसलिए इंसुलेटेड थ्रेड रखा है। अब यहां से क्या बोला जा रहा है कि यहां से एक्सरेज भेजे जा रहे हैं। क्या भेजे जा रहे हैं? एक्सरेज। क्या भेजे जा रहे हैं भाई? एक्सरेज भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा अगर यहां पर मेटल के ऊपर, मेटल जो बॉल है और उसको रखा किससे गया है? अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो बेटा अगर मेटल के ऊपर यहां से एक्सरे आएंगे तो सबसे पहला एक्सरे का काम ये होगा, एक्सरे क्या करेगा ये चीज हमको यहां से पता होना चाहिए, मेटल के बॉल को आयनाइज कर देगा। हालांकि ये टॉपिक यहां अभी तक तो हमें डिस्कस किया नहीं है, पर वो अभी नहीं, तुम 12th के सेकंड टर्म में पढ़ोगे, पर हमें ये क्वेश्चन आया है तो समझना तो पड़ेगा। एक्सरे जो है वो मेटल बॉल को आयनाइज करेंगे, मेटल बॉल को आयनाइज करेंगे मतलब उसको कोई चार्ज दे देंगे। अब भाई इसमें से पॉजिटिव चार्ज तो निकल नहीं सकता, निकलेगा कौन? नेगेटिव चार्ज। निकलेगा कौन? नेगेटिव चार्ज। तो यहां से एक्सरे के कारण हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और बोल दिया नहीं, एक्सरे जब मेटल बॉल पे पड़ेगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब बेटा इलेक्ट्रॉन निकले तो ये कैसा चार्ज हो गया भाई? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले तो ये कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। हमारे पास स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला मिला था F/Q0। अगर याद होगा, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर देखा होगा उनको ये फॉर्मूला पता होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन में थे। कैसे साइन में थे? पॉजिटिव साइन में थे। क्यों होते थे? क्योंकि तुमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया है। अगर मैं कोई ऐसा चार्ज ले लेता जो टेस्ट चार्ज नहीं है पर मान लो वो नेगेटिव चार्ज है, सुनो मेरी बात, अगर मैं यहां पर चार्ज ऐसा ले लेता जो नेगेटिव है तो ये माइनस लग जाता, तो F/Q जो है वो क्या मिलेगा? -F/Q मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगर चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया होता, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था? F/Q। अगर चार्ज पॉजिटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जब तुमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, जब तुमने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पर अगर मैंने यहाँ चार्ज, फॉर्मूला तो यही है बेटा, पर अगर मैंने चार्ज नेगेटिव ले लिया तो ओवरऑल ये जो आंसर है उसमें यहाँ माइनस साइन लग जाएगी। नेगेटिव चार्ज लोगे तो क्या साइन लग जाएगी? माइनस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस है पर फोर्स के आगे क्या लगा? माइनस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अगर नेगेटिव चार्ज लिया हो, अगर नेगेटिव चार्ज लिया होता। तो तुमने तो कौन सा चार्ज लिया है बेटा? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव चार्ज लिया नहीं है, पर एक तो हमने तो न्यूट्रल चार्ज, हम न्यूट्रल बॉडी ली थी, पर जब एक्सरे आए तो हुआ क्या कि वो पॉजिटिव चार्ज बन गया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वो पॉजिटिव चार्ज बना। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है? देखो
पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉजिटिव मेटल बॉल के ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसा रहेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला सुनना, the ball will be deflected in the direction of electric field, पहला ही सही है। The ball will be deflected in the direction of electric field, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा भाई वो उसी डायरेक्शन में लगेगा। यार आया समझ में, आया, यहां से समझ सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट, हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में उस टाइम पे नहीं बताया था, याद रख लो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के जब पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ दोनों के साथ सेम साइन है। जब वेक्टर के अंदर बेटा जब दोनों के आगे सेम साइन है, प्लस प्लस है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम रहेगी। पर यहाँ अगर तुमने नेगेटिव चार्ज लिया तो ये माइनस साइन हो जाएगी, तो ये ओवरऑल जो आंसर आएगा इसमें माइनस लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों की साइन अलग अलग हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, फोर्स उसकी अलग डायरेक्शन दिखा रहा है जब नेगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आई होप समझ में आ रहा है। ये था जेडबल एडवांस का क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक था और कुछ नहीं था बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सुनो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक चार्ज ऑयल ड्रॉप है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक ऑयल ड्रॉप है, ये क्या है, ऑयल का ड्रॉप है, उसको सस्पेंड किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। बेटा ये यूनिट आएगा, अभी तक आया नहीं है, तो जब आएगा तो उसकी बात करेंगे। एक ये दूसरा यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हमने न्यूटन पर मीटर देखा, दूसरा ये हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसके ऊपर वो ऐसे लग रही है जिससे ये जो है ना चार्ज, ये जो चार्ज ड्रॉप है ना वो नीचे नहीं गिर रहा। अरे यार कोई बूंद ले लो, तुम कोई भी ड्रॉप ले लो, तो वो तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा। पर यहाँ क्या किया जा रहा है, उस ड्रॉप को गिरने ना देने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, जिससे वो ड्रॉप नीचे ना गिरे, जिससे वो ड्रॉप नीचे ना गिरे। ठीक है, और क्या क्या दिया है हमको, चार्ज ऑन ड्रॉप कितना हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है। इस ड्रॉप का चार्ज कितना है ये हमें फाइंड करना है। हमें मास ऑफ चार्ज जो दिया है, हमें मास ऑफ चार्ज जो दिया है, ये दिया है बेटा 9.9 × 10⁻⁻15 kg, एंड जो जी देने को बोला है दैट इज 10 मीटर/सेकंड²। तो चार्ज कितना हो जाएगा। ओके ओके, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप है बेटा, ग्रेविटी के कारण वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, सीधी बात है, सीधी बात है यार। पर क्या बोला गया है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है जिसके कारण वो नीचे ना गिरे, ना ऊपर जाए, ना नीचे आए। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहे, ये ना ऊपर जाए ना नीचे आए, मतलब इसका ये इक्विलिब्रियम में रहे। अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो जितना फोर्स ग्रेविटी नीचे लगा रही है, क्या मुझे उतना ही फोर्स ऊपर नहीं लगाना पड़ेगा। दिख रहा है क्या यहाँ तक, जी बिल्कुल दिख रहा है। तो इतना ही फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और वो हम किसके द्वारा लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए बेटा, ऊपर लगना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए, जितना नीचे लगा रहा है। ना तो मुझे ऊपर भेजना है, ना तो मुझे नीचे लाना है, ना तो मुझे ऊपर का फोर्स बड़ा करना पड़ेगा, ना तो नीचे का, मुझे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो अब क्या है भाई, इन दोनों को इक्वल करना है, मतलब ये फोर्स बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, mg करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है F/Q, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है F/Q। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस Q को यहां ले जाऊंगा, तो QE बराबर क्या मिल जाएगा, F। तो F के बदले में मैंने यहां रख दिया। अब क्या यार, मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब चार्ज कितना है इस बूंद के ऊपर वो मुझे चाहिए, मतलब मुझे इन शॉर्ट में Q की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, mg के साथ E को कहां ले जाऊंगा, डिवीजन में। यार तुमको मास भी दिया है, तुमको ग्रेविटी भी बोला है,
तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोली है। अब मैं तुमको यहाँ से क्या आगे कराऊं, तुम यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं यार? कर लेंगे, ठीक है, बहुत इजी। अब यहाँ तो कैलकुलेशन तो करना है। मास गिवन, ग्रेविटी गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। डन। चलो लास्ट एक क्वेश्चन और एक करना है। ये जो क्वेश्चन था बेटा, ये JEE मेंस का क्वेश्चन था, ये JEE मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, ये JEE मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। चलो और एक क्वेश्चन करें, और एक क्वेश्चन करें। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। नीट वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारे क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे। बेटा कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे तुम JEE का क्वेश्चन करो, नीट का। ऐसा जरूरी कहीं पर नहीं लिखा कि JEE में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाता, नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन JEE में नहीं पूछा जाता, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन के अंदर? x डायरेक्शन। भाई ये रही x डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक। अब क्या बोला है? इफ वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज, वर्क किया जा रहा है चार्ज को मूव करने के लिए। सपोज कर लो कि यहां पर कोई चार्ज रखा है, लाइन मीटिंग एंगल 60 विद द x एक्सिस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें बोली है वो x डायरेक्शन में बोली है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा ये x डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है? ये x डायरेक्शन है, मतलब ये जो लाइन जा रही है वो x डायरेक्शन है। अब किसी एक चार्ज को, मुझे किसी एक चार्ज को मूव करवाना है, ऐसे करवाना है। सुनो, सपोज कर लो कि मान एक चार्ज यहां पर पड़ा था, इस चार्ज को मुझे मूव करवाना है 2 मीटर। सपोज करो यहां से यहां लेके आए, यहां लेके आए, तो ये जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लो कि तुमने 2 मीटर इसको डिस्प्लेस करवाया। पहले वो यहां पड़ा था, यहां से उठा के तुम कहां लाए? ए से उठा के, सपोज कर लो उठा के, मतलब उसको यहां से यहां लाया गया है, ठीक है। तो बेटा इसको तुम्हें यहां से यहां लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बेटा एक चार्ज है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड बोला है 0.2 कूलम। ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड हमें बोला था 0.2 कूलम। तो इस 0.2 कूलम चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे फोर्स लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी यार? 0.2 कूलम मतलब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव तो है नहीं। 0.2 कूलम मतलब पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मतलब वो तो भेजना चाहता है ऐसे, पर तुमको चाहिए कि वो यहां से यहां जाए। और जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60। हाँ, तुमको जो भेजना है a से लेकर b तक, वो ऐसे भेजना है कि जिससे वो x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाता जाए? 60 का एंगल बनाते हुए जाए, बराबर। और कितने मीटर जाना है बेटा? 2 मीटर जाना है। तो हमें यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ रही है वो कितनी देनी पड़ेगी, ये हमें बताना है। आई बात समझ में? देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज द वर्क डन। और हाँ, हमें वर्क डन दे दिया गया है, हमें वर्क डन जो है दैट इज ऑल्सो गिवन। कितना दिया है बेटा? 4 जूल। कितना दिया हुआ है? 4 जूल दिया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा ये हमें बताना है। सुन लो मेरी बात, वापस एक बार क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है, यहाँ एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.2 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है। इसको मुझे ऐसे लेके जाना है कि जिससे वो x एक्सिस के साथ 60 का एंगल बनाते बनाते जाए। और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी है वो भी x डायरेक्शन में दी है, मतलब मुझको यहां से उसको लेके आना है 2 मीटर दूर। और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दिया है, और कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये भी दे दिया है मुझे। तो मुझे पूछा गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो मुझे इतना बताओ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। याद होगा तुमको कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वर्क डन मिलता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी होती थी। तो यहां से अगर मैं ये डॉट हटाना चाहूं तो क्या मैं FS cos थीटा लिख सकता हूं? ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी होगी बेटा, पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी। और F, क्या हमें F पता है? नहीं पता। और क्या पता है? मुझे इसको कहां से कहां ले जाना है? यहां से लेकर उसको 2 मीटर डिस्टेंस पे ले जाना है, ठीक है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, कितने एंगल पे, कितने एंगल से ले जाना है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जितना है। तो यहां पर जो एंगल दिया है वो कितना दिया है हमें? 60 का एंगल दिया हुआ है। तो F S cos थीटा
फोर्स लग रहा है इसके ऊपर बेटा, एक तो ऐसे लग रहा है, तुम इसको ऐसे ले जाना चाहते हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना चाहते हो, 2 मीटर का करवाना चाहते हो, कितने का एंगल दिया है तुमको, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ, तुमको वर्क डन भी दे दिया है, कितना दे दिया बेटा, 4 जूल दे दिया, कितना दे दिया है, 4 जूल दे दिया है। यहां से क्या करोगे बेटा, F बराबर क्या होता है, QE होता है, क्यों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, F अपॉन Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, तो F के बदले में लिखा QE, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है बेटा, हमें 2 मीटर का करवाना है, ठीक है सर, और cos थीटा जो एंगल दिया है दैट इज 60 डिग्री। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, अरे यार बस वैल्यू तो पुट करना है, हमें क्या फाइंड करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने दी होगी वो कितनी होगी, मतलब मुझे E चाहिए, मुझे Q की भी वैल्यू पता है 0.2 कूलम, अरे यार खत्म हो गया, इस 4 के नीचे ये सब चीज को ले जाओ, किसको ले जाएंगे, E फाइंड करना है तो Q को ले जाओ, Q डिवीजन में जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, 2 मीटर, cos 60 बेटा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4 into 2 डिवाइड बाय 0.2, तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, ऊपर 10 कर दो भाई, 2 से 2 गया, 2 से ये गया, तो 2 10 20 न्यूटन पर कूलम। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, कौन सी डायरेक्शन में भाई, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, मतलब तुमको अगर लगाना है तो यू कैन कीप आई कैप, कोई तकलीफ नहीं है ना, यहाँ देख लो तो कैलकुलेशन में एक बार जरा, 4 Q गया इधर, Q की वैल्यू 0.2 कूलम, 2 मीटर गया इधर, एंड cos 60 गया इधर, 1/2, 2 जाएगा ऊपर, तो 4 2 8, 0.2 को 2 करने के लिए ऊपर 10 भेजा, और यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 10 20, और ये क्लियर हो गया। ये हमारा एक नीट का क्वेश्चन है। नीट वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारा क्वेश्चन नहीं, क्यों करवा दे, तो लो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बोलो यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारा एक लेक्चर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद जो लेक्चर आएगा जिसमें हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जो होता है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर कैसे लगता है। वो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स किए उसके अंदर हमने पॉइंट चार्ज की बात करी। अब जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, उसके ऊपर फोर्स क्या हो सकता है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो जितना करवाया है एक बार देख लो, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।